Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस ईयर की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम पॉलिटी के 20 से 25 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनकी यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस चैप्टर के हम 120 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 121। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। या आपको बताना है कि भारत के अंदर जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाती है वह किस प्रकार की होती है, उसका नेचर कैसा होता है। ऑप्शन ए एक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति है, ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी है और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के अंदर जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनाई गई है वह प्रशासनिक अधिकारी है। तो जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वह ब्लॉक स्तर की पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए वह प्रशासनिक प्राधिकारी कहलाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में जो जिला पंचायत होती है इनके अध्यक्ष को किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं उन व्यक्ति के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित होते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड में दिया गया है कि जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उन्हें जिला पंचायत के सदस्यों में से अपनों में से ही एक को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। थर्ड में दिया गया है कि जिला पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट दी गई है। आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में आपको बोला है कि जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई थी उत्तर प्रदेश की जो पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से एक को ही अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 जिसे 2007 में संशोधित किया गया था, इसकी धारा 19 के तहत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि धारा 19(1) के अनुसार राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रहेंगे। इनके लिए चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो जिला पंचायत होती है अगर उसके अध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाए तो आगे क्या होगा। ऑप्शन ए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन बी, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। ऑप्शन सी, अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। ऑप्शन डी, सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह अपने सदस्यों में से ही किसी दूसरे अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे। तो सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, दूसरे अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में ये प्रावधान है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन पर जिला पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिनों के लिए
15 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र आहूत करेगा और संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों में से एक को सदस्यों के द्वारा स्थापन अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। जो निलंबित अध्यक्ष हैं, जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता तब तक जो स्थापन अध्यक्ष है वह उनके सभी कार्यों को पूरा करेगा, उनके सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वह क्या प्रावधान करता है? ऑप्शन ए, पहली बार पंचायती राज का प्रावधान किया। ऑप्शन बी, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का प्रावधान किया। ऑप्शन सी, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का प्रावधान किया। और ऑप्शन डी, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों के समकक्ष बनाने का प्रावधान किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है इसने पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के इक्वल बनाने का प्रावधान किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष चुनावों को आदेशात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 243 टर्म में किया गया है। इस प्रकार पंचायत चुनावों को लोकसभा और विधानसभा के समकक्ष निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के पदों को रिक्त होने पर, पंचायतों के जो पोस्ट होते हैं उन्हें रिक्त होने पर उनका निर्वाचन आज्ञापरक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई भी स्वतंत्र कोटि नहीं है। ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन सी, स्थानीय निकायों के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार जो परिसंघीय प्रणाली है इसमें स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि स्वतंत्र कोटि पंचायती राज व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्वतंत्र कोटि नहीं है। बाकी आपको जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि जो स्थानीय निकाय होते हैं इनमें फीमेल्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है, ये करेक्ट है। स्थानीय निकायों में वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया है, ये भी करेक्ट है। और स्थानीय निकायों में निर्वाचन का निर्धारण करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्थानीय निकाय के बारे में सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो आपका इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय स्वशासन पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं। इनके लिए उपबंध आर्टिकल 40 और भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग 9(1) में किया गया है। साथ ही राज्य सूची में भी स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया है। अतः स्थानीय शासन भारतीय संविधान के तहत परिसंघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र कोटि के रूप में शामिल है। अन्य प्रश्न आपके सही हैं, जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं जिनके अंदर कुछ कार्य बताए गए हैं, और आपको इनमें से ये बताना है कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, उनके इनमें से कौन से कार्य हैं। आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। स्टेट के अंदर जो पंचायतें होती हैं और जो नगर पालिकाएं होती हैं, इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों में मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट तैयार करते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला है कि राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। जो राज्य होता है वह रूरल एरिया में पंचायतों के लिए इलेक्शन कराता है और अर्बन एरिया में नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन कराता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। थर्ड में बोला गया है कि राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए
निर्वाचन करवाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि राज्यपाल अगर ऐसा आदेश दे कि राज्य की जो निर्वाचन आयोग है उसे पंचायत और नगर पालिकाओं के अलावा भी किसी और निकायों के लिए, संस्थाओं के लिए इलेक्शन कराने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने और निर्वाचन कराने का कार्य करता है। जो सेंट्रल लेवल की निर्वाचन आयोग होती है वह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे गए, भारत की जो निर्वाचन आयोग है वह अगर राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के लिए और निर्वाचन कराने के कार्य सौंपती है तो राज्य निर्वाचन ऐसा करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में, और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 243 क्लोज 1 के अनुसार पंचायतों और आर्टिकल 243 क्लोज 1 के अनुसार नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो पंचायतें होती हैं और नगर पालिकाएं, इनके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और इनके जो इलेक्शंस होते हैं उनका संचालन करना, निर्देशन करना और उसे कंट्रोल करना, ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रूरल एरिया में पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं उन चुनावों के संचालन का, अधीक्षण का, निर्देशन और नियंत्रण किसके कंट्रोल में होता है, ये सब किसके कार्य होते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल में, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी जिला पंचायत राज अधिकारी में और ऑप्शन डी राज्य के निर्वाचन आयोग में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राज्य के निर्वाचन आयोग के ये सभी कार्य होते हैं कि वह पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का, अधीक्षण का, निर्देशन का और नियंत्रण को ध्यान में रखे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126। पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायतों के लिए निर्वाचन आयुक्त होता है वह किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राज्य के राज्यपाल के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। पंचायत के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसमें राज्य के निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे जो भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है उसे अपॉइंट प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वैसे ही स्टेट लेवल पर जो पंचायतें होती हैं उनके निर्वाचन के लिए राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त ग्रामीण लेवल पर पंचायत के इलेक्शंस करवाते हैं और शहरी इलाकों में नगर पालिकाएं होती हैं उनके इलेक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज के में दिया गया है। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 243(a) के प्रावधान है, उसमें ये बोला गया है कि जो राज्य के नगरीय निकाय होते हैं जैसे कि नगर पालिकाएं होती हैं उनके लिए भी निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो स्टेट के लेवल पर जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और जो नगर पालिकाओं के इलेक्शन होते हैं ये सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन का संचालन किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वह किस आर्टिकल का यूज़ करके नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं नगर पालिकाओं के लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 243(k), ऑप्शन बी आर्टिकल 243(l), ऑप्शन सी आर्टिकल 243(m), ऑप्शन डी आर्टिकल 243(n). तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 243 के तहत जो राज्य का इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वह नगरीय निकायों के लिए यानी कि नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 243
ZA में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 243 ZA के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और कंट्रोल करना, नियंत्रण करना आर्टिकल 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित होता है। तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वह नगरीय निकायों में, नगर पालिकाओं में आर्टिकल 243 के का यूज़ करके इलेक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। यदि पंचायत चुनाव में मतदान से पहले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, अगर उसमें किसी मतदान से पहले, वोटिंग होने से पहले ही, वोट डालने से पहले ही जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी, कैंडिडेट की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मतदान स्थगित हो जाएगा। ऑप्शन बी, मतदान स्थगित नहीं होगा। ऑप्शन सी, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यानी कि अगर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए उनमें से सिर्फ एक ही बचता है तो जो इलेक्शन होते हैं वे स्थगित हो जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होता है। जो एक से अधिक अगर कैंडिडेट बचे हुए हैं तो मतदान स्थगित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर पंचायतों के इलेक्शन से पहले, वोट डालने से पहले, मतदान से पहले किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो अगर उन कैंडिडेट में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा है तो जो मतदान होते हैं, वोटिंग होती है, उसे स्थगित कर दिया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं अगर वह एक से ज़्यादा होते हैं तो जो मतदान होते हैं उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जिसमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 की धारा 46 के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहें तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे अगर उनमें एक से ज़्यादा बचे हुए हैं तो जो मतदान होता है वह स्थगित नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार शेष रह जाता है, एक ही उम्मीदवार बचता है, तो उस सीट के लिए मतदानों को स्थगित कर दिया जाएगा। इसी के साथ उस सीट पर चुनाव के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी, फिर न्यू इलेक्शंस किए जाएंगे उस सीट के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131, पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला चुनाव के अंदर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी भी होते हैं, ये भी करेक्ट है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। तो जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वह रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। फोर्थ में बोला गया है कि रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो रिटर्निंग अधिकारी है जिसकी नियुक्ति राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर सकता है अगर आयोग ऐसी सहमति देते हैं तो ये भी आपका करेक्ट है। फिफ्थ में बोला गया है कि नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जो नायब तहसीलदार होते हैं, यानी कि जो तहसीलदार जनपद होते हैं, वह पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। और सेवंथ स्टेटमेंट में बोला है कि नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। जो नायब तहसीलदार है वह जिला पंचायत के लिए भी अधिकारी हो सकते हैं, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो नायब तहसीलदार है वह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए ही रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, जिला पंचायत के लिए नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और सेवन्थ आपकी इनकरेक्ट है। सेवन्थ इनकरेक्ट है और एट्थ स्टेटमेंट में दिया गया है कि
सेवन स्टेटमेंट ही है इसके अंदर, और 7th आपकी इनकरेक्ट है, बाकी ऊपर दी गई सारी की सारी करेक्ट है। आगे इसके लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम के अनुसार 1959 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के संचालन के लिए राज्य सरकार से परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी और आवश्यकता अनुसार एक या फिर एक से अधिक उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी भी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होगा, जो जिला पंचायत चुनाव के अतिरिक्त अन्य पंचायतों की खाली सीटों को भरने के लिए चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी होगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करेगा या एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको ये समझाया गया है कि जो छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम है, उन नियमों के अनुसार राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वह पंचायत के चुनावों को हैंडल करता है, और इन्हें हैंडल करने के लिए वह राज्य सरकार से एडवाइस भी ले सकता है। और राज्य सरकार निर्वाचन जो आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस लेकर हर एक जिले के लिए एक जिला अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। और अगर उन्हें ऐसी ज़रूरत लगती है कि जिले में जो जनसंख्या है वह ज़्यादा है, तो वह एक से ज़्यादा उप जिला निर्वाचन आयुक्त अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वह जिला पंचायत चुनाव के लिए पदेन अधिकारी भी हो सकते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग अगर ऐसी पावर जिला निर्वाचन अधिकारी को देते हैं तो वह राज्य सरकार के एक अधिकारी को रिटर्निंग यानी कि पदेन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को वह पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे वह व्यक्ति नायब तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, जो कि जिला पंचायत चुनाव के अतिरिक्त जो अन्य चुनाव खाली सीटें होती हैं पंचायतों में उन्हें भरने के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है या फिर अगर ऐसी पावर राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी पावर जिला निर्वाचन आयोग को देते हैं तो वह रिटर्निंग अधिकारियों की उसके कार्य के निष्पादन में भी सहायता करते हैं और एक या अधिक व्यक्ति को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वह पंचायत के लिए इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज सब क्लोज ए के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत के चुनाव लड़ सकता है अगर उसने 21 साल की आयु पूरी कर ली है तो। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट दी गई है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर पंचायत का सदस्य बनना है, पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ने हैं, तो उसके लिए जो न्यूनतम एज मिनिमम एज है वह 21 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट हुई। 21 वर्ष की जो आयु दी गई है वह न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है पंचायत का सदस्य बनने के लिए। आगे देखते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनः गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी होती है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पंचायत का समय होता है, पंचायत का जो टेन्योर होता है वह 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 5 साल से पहले ही उस पंचायत को भंग करना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए 3 साल
का टाइम ही हुआ है पंचायत का गठन हुए, लेकिन उसे 3 साल के अंदर अब भंग कर दिया गया है। तो जो रिमेनिंग 2 साल बचे हैं उसी के लिए न्यू इलेक्शंस होंगे। पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होंगे। जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उस 5 साल का यानी कि 2 साल, तो उसी के लिए इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, ओनली सेकंड। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 च के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वह 21 ईयर है, 21 साल की एज है। वहीं आर्टिकल 243 ड क्लोज 4 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पहले उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के शेष भाग के लिए ही बनी रहेगी। जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती है वह विघटित नहीं की जाती। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती है यदि वह विघटित नहीं की जाती। यहाँ पर बोला गया है कि जो पंचायत का समय होता है वह 5 साल का होता है, लेकिन अगर उसे 5 साल से पहले ही विघटित कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग टाइम होता है उसी के लिए नई पंचायत का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट है और वह जिस नगर में रहता है उसी नगर की नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने के लिए इच्छुक है। वह चाहता है कि उसका नाम नगर परिषद में आए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसके नामांकन की जो उसके रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है उसके साथ साथ उसे और कौन सी शर्त पूरी करनी होगी। ऑप्शन ए, वह अपने कॉलेज के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल से अनुमति ले, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑप्शन बी, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। ऑप्शन सी, उसका नाम मतदाता सूची यानी कि जो वोटिंग लिस्ट होती है उसके अंदर होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस नगर के अंदर वह रहता है उस नगर में उसके मतदाता सूची के अंदर उसका नाम होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला है कि वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे, ये कंडीशन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर किसी कॉलेज के विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को नगर परिषद काउंसिल के अंदर चुने जाने का अगर वह इच्छुक है तो उसे उस नगर की मतदाता सूची के अंदर लिस्टेड होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायतें होती हैं उनकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उसका पुनः विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन ए, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री सीएम। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। और ऑप्शन डी, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जिस राज्य के अंदर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की कंडीशन को देखना है, पुनः विलोकन करना है, उसके लिए उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वह फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे केंद्र के लेवल पर जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, वैसे ही राज्य के लेवल पर वित्त आयोग का गठन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज आई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के शुरू से प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। आर्टिकल 243 क्लोज वाई के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 में, जो ये अमेंडमेंट लाई गई थी, इसके अंदर बोला गया था कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह अपने राज्य की पंचायतों के लिए भी और नगर पालिकाओं के लिए भी वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 243 क्लोज आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन होगा और आर्टिकल 243 वाई में बोला गया है कि यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी पुनः विलोकन करेगा।
नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति होती है उसका पुनर्विलोकन भी करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व को बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस आयोग के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनके बीच में राजस्व का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्य सरकार के बीच में और स्थानीय स्वशासनों के बीच में राज्य के वित्त आयोग के द्वारा बंटवारा किया जाता है राजस्व का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज आई के तहत राज्यपाल के द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई के तहत पंचायतों और आर्टिकल 243 एम के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है और राज्य सरकार और इनके बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए अपने रिकमेंडेशंस राज्यपाल को भी देते हैं। साथ ही यह राज्य के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के समनुदेशित किए जाने वाले या फिर उनके द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों और पथ करों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में अपनी संस्तुतियाँ राज्यपाल को देते हैं। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा हर 5 साल पर किया जाता है। तो जो राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा राज्य के वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह राज्य का वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच में जो भी टैक्स मिलता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 243 एच के अनुसार, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 आई के अनुसार, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 जे के अनुसार और ऑप्शन डी आर्टिकल 243 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 243 आई के अनुसार स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसका टेन्योर 5 साल का होता है। तो 5 सालों के लिए राज्य के वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 243 क्लोज आई के अनुसार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्राधिकरण के द्वारा राज्यपाल को उस राज्य के जो पंचायतें होती हैं उनके द्वारा नियोजित की जाने वाली जो विनियोजित करने वाले जो भी कर होते हैं और शुल्क होते हैं उनके निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति रिकमेंडेशन कौन सा प्राधिकरण देता है राज्यपाल को। ऑप्शन ए जिला योजना समितियां, ऑप्शन बी राज्य का वित्त आयोग, ऑप्शन सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये सभी संस्तुतियाँ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं राज्यपाल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एजर्शन में बोला है कि स्थानीय निकाय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो भी विचार होते हैं उनके उस संबंध में जो सेंटर का वित्त आयोग होता है, सेंटर की जो वित्त फाइनेंस कमीशन होता है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एजर्शन आपका इनकरेक्ट है। रीज़न में इसके बोला गया है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के बावजूद भी स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 73वां और 74वां संशोधन होने के बाद भी जो स्थानीय शासन है वह 7वीं अनुसूची के कारण राज्य का ही विषय बना हुआ है। तो ये आपका करेक्ट रीज़न दिया गया है। आगे इसके
आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें असर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न सही दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित होने वाले करों और संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य को संचित निधियों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करता है। तो इस प्रकार आपका असर्शन इनकरेक्ट है, जबकि जो आपको रीज़न दिया गया है वो सही है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आर्टिकल 280 के अंडर में जो संघीय वित्त आयोग का गठन किया गया है वह केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और स्टेट के अंदर जो लोकल सेल्फ बॉडी होती हैं उन्हें और ज़्यादा उनके संचित निधियों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उपाय भी देता है संघीय वित्त आयोग। संघीय वित्त आयोग राज्यों को ये उपाय देता है कि वह अपनी संचित निधियों को बढ़ाएं। तो इसलिए आपका असर्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें बोला गया था कि संघीय वित्त आयोग का कोई रोल नहीं होता है स्थानीय निकायों के मामले में, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। और रीज़न जो दिया गया था कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बावजूद भी जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय शासन है, उनके ऊपर अभी भी 7वीं अनुसूची के कारण संघीय शासन जो है वह 7वीं अनुसूची के कारण अभी भी राज्य का ही विषय बना हुआ है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में बोला है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होता है वह संवैधानिक प्राधिकरण होता है, क्योंकि उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत गठित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 5 सालों के लिए। तो क्योंकि इसके बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आगे इसमें रीज़न दिया गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लोकल बॉडी होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उनके इलेक्शन पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का निरीक्षण होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका रीज़न इनकरेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, जिसमें असर्शन सही है और रीज़न गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यों में पंचायतों और शहरों में शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ आयोगों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि किसके बारे में संविधान में दिया गया है। फर्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग। सेकंड, राज्य का वित्त आयोग। थर्ड, जिला पंचायत। और फोर्थ, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पर आपका राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, इन सब के बारे में भारतीय संविधान में दिया गया है, इसलिए ये तीनों संवैधानिक प्राधिकरण हैं। लेकिन जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी है वह संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये तीनों संवैधानिक प्राधिकरण हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के आर्टिकल 243 के तहत दिए गए हैं और राज्य का वित्त आयोग आर्टिकल 243 के तहत दिया गया है। जिला पंचायत आर्टिकल 243 के तहत दिया गए संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि इनके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। लेकिन जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस जो होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। तो जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है वह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं होता। बाकी तीनों, यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये तीनों संवैधानिक प्राधिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है?
यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर नगर पालिकाओं के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी भाग 9A। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भाग 9A के अंदर नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, प्रोविजंस दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया था। तो जो मूल संविधान था उसके अंदर भाग 9 नहीं था, इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है 1992 में। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। फिर 1 जून 1993 से यह लागू हुआ था। तो जो नगर पालिकाएं हैं यह 1 जून 1993 से भारतीय संविधान में लागू हुई थी। भाग 9 भारतीय संविधान में 1 जून 1993 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, जिसमें अर्बन एरिया के लिए नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। थर्ड में ये बोला गया है कि यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। नगर पालिकाओं में 74वें संशोधन के द्वारा 1/3 जो रिजर्वेशन है वह फीमेल्स के लिए रिजर्व की, जो 1/3 सीटें होती हैं वह फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी और फर्स्ट भी। फोर्थ, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत के संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और आर्टिकल 243 त से लेकर आर्टिकल 243 य झ तक 18 नए आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए थे और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। इन अनुसूची को जोड़कर नगरों में स्थानीय स्वशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए थे। यह अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ था। 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको यहाँ पर नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। तो फर्स्ट नंबर पर नगर निगम, सेकंड पर नगर पालिका परिषद और थर्ड नंबर पर नगर पंचायतें। सेकंड में बोला गया है कि इनका टेन्योर 5 साल का होता है, हालांकि इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। तो जैसे पंचायतें होती हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उन्हें समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। वैसे ही जो नगर पालिकाएं होती हैं इनका टेन्योर भी 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें भी टाइम से पहले भंग किया जा सकता है। और आपको थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बोला गया है, आर्टिकल 243 न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नागरिक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 243 जो 9 है उसमें SC और ST कैटेगरी के जो व्यक्ति होते हैं, जनसंख्या होती है, उन्हें कुल नगर पालिका क्षेत्र की जितनी जनसंख्या है होती है उसके रेशियो में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है और महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम 1/3 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है। यह सभी राज्यों में प्रयोज्य होता है। जो नगर पालिकाएं होती हैं वह भारत के सभी राज्यों में प्रयोज्य होती हैं, लेकिन आपको फोर्थ स्टेटमेंट में ऊपर क्या बोला गया था कि कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य होती हैं, इसलिए आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन बी 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन सी 75वां संशोधन अधिनियम 1993 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। संविधान का जो 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और जो 73rd अमेंडमेंट था उसके द्वारा
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया था और आर्टिकल 243 त से लेकर आर्टिकल 243 या झ तक 18 नए आर्टिकल्स जोड़े गए थे और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए थे। तो भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें 3 लेवल की नगर पालिकाओं का गठन किया गया था और एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी और 18 नए आर्टिकल भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145। किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि स्थानीय शासन के अंदर शहरी स्थानीय शासन जो है उसे संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 74 और ऑप्शन डी 71। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के तहत सभी राज्यों के अंदर नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो मेयर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 वर्ष का टेन्योर होता है मेयर का। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार आर्टिकल 243 प में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम इनकी अवधि 5 साल की निर्धारित की गई है। अतः जो मेयर का कार्यकाल होता है, जो मेयर का टेन्योर होता है, वो भी 5 साल का ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ये सभी स्थान यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर क्षेत्र, अगर किसी नगर क्षेत्र को निर्धारित करना है तो नीचे दिए गए जो निष्कर्ष हैं इनमें से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन ए, जो नगर पालिकाओं और नगर निगमों अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जिसकी जनसंख्या कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो। यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल की जो जनसंख्या होती है वह 60% कम से कम 60% कृषि से अलग कार्यों में लगी होनी चाहिए। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऑप्शन डी भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो जो ऑप्शन ए, बी और डी में दिया गया है वो सभी नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए जनगणना के हिसाब से सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी में है वो आपका इनकरेक्ट है, जिसमें ये बोला गया है कि उस एरिया की जनसंख्या में जो 60% जो मेल होते हैं, मेल की 60% जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, यानी कि कृषि कार्यों से अलग कार्य करती होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, कॉरपोरेशन और छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि शामिल हों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि निम्नलिखित 3 शर्तें एक साथ पूरी करते हैं, यानी कि ये तीनों कंडीशन एक ही समय पर पूरी होनी चाहिए। उस एरिया की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। कार्यशील जो पुरुष होते हैं, यानी कि जो वर्किंग मैन्स होते हैं, उनकी 75% गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में सम्मिलित होने चाहिए और जनसंख्या घनत्व 400 कम से कम 400 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में विवाद हो जाता है तो अंतिम फाइनल डिसीजन किसका होता है? ऑप्शन ए, कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन।
ऑप्शन बी संभागीय आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन। ऑप्शन सी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन। ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। अगर पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो फाइनल डिसीजन राज्य सरकार का होता है केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 79 क्लोज 2 के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में विवाद की स्थिति में अंतिम डिसीजन निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होता है केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। क्वेश्चन नंबर 149, किसी राज्य में नगर पालिका सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी राज्य के अंदर नगर पालिकाओं की सीमा को अधिसूचित करना है तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, सक्षम है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। और ऑप्शन डी राज्य की विधानमंडल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस राज्य के अंदर आपको नगर पालिकाओं की सीमा के क्षेत्र में अधिसूचित करना है तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत आर्टिकल 243 त और घ के तहत किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएं क्या होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल करने पर आप नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। फर्स्ट, अध्यक्ष पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नगर पालिका परिषद के अंदर अध्यक्ष के पद के लिए इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 होनी चाहिए। सेकंड में बोला गया है कि अगर पार्षद के लिए इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। थर्ड, जिसका नाम मतदाता सूची में होता है वह चुनाव लड़ सकता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद आ जाता है, लेकिन ये जो एज है 18 वर्ष ये चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। फोर्थ, कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यानी कि 2 वार्ड से अलग अलग 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ सकता है एक ही समय पर। ये आपका इनकरेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वह एक ही समय पर अध्यक्ष के लिए भी और पार्षद के लिए भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। तो यहाँ आपकी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको नगर पालिका परिषद के अंदर चुनाव लड़ना है, अगर आपको अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, और अगर आपको पार्षद के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, और एक ही व्यक्ति एक ही समय पर अध्यक्ष और पार्षद दोनों के लिए चुनाव लड़ सकता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका का जो अधिनियम है 1961 उसे संशोधन किया गया है। इसकी धारा 34 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएं दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति का नाम नगर पालिका की मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है, धारा 36 क्लोज 1 के तहत। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अध्यक्ष के पद के लिए उसकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। ये दिया गया है नगरपालिका अधिनियम जो 1961 है, इसकी धारा 34 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर बताया गया है। थर्ड, पार्षद के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपकी आयु कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, और ये आपको धारा 34 क्लोज 1 सब क्लोज बी में दिया गया है। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है, और ये आपको धारा 34 क्लोज 2 में दिया गया है। और आगे इसमें बताया गया है
5th नंबर पर कि कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के अंदर एक पद से उसे इस्तीफा देना होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अगर वह दोनों चुनावों को क्वालिफाई कर लेता है तो उसे 7 दिनों के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होता है। और ये प्रोविज़न दिया गया है आपको धारा 34 क्लोज 4 के अंदर। अतः स्पष्ट है कि 1st, 2nd और 5th स्टेटमेंट आपकी सही है, 3rd, 4th आपकी इनकरेक्ट है। धारा 34 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए नाम नगर पालिका मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, ना कि किसी मतदाता सूची में। तो अगर आपको नगर पालिका परिषद के लिए इलेक्शन लड़ना है तो नगर पालिका की मतदाता सूची के अंदर आपका नाम मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, ना कि किसी और मतदाता सूची में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें जो और भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।